तो आपने किस तरह से प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया। आज जो 12वां योग दिवस था, हमने देखा कि किस तरह से जो आम जन है उन्होंने इस योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो साफ तौर पर बताता है कि आपकी संतुलित अप्रोच योग के प्रति कैसे आपको निरोगी बनाती है, कर्मयोगी बनाती है। और ख़ास तौर पर जब आप बैलेंस्ड स्कूल ऑफ थॉट को लेकर चलते हैं कि आपका शारीरिक सबल बना रहे, आप मानसिक तौर पर भी मजबूत रहें, योग उसमें अहम भूमिका अदा करता है। तो एक धरती, एक परिवार, योग से जुड़ा सारा संसार और आसन से आत्मविश्वास तक फिटनेस का है यही मंत्र। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से जब ऐतिहासिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि योग के साथ अब सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया जुड़ चुकी है और इस फिटनेस मंत्र को लेके अब सभी आगे बढ़ रहे हैं। और कोलकाता में आज विश्व रिकॉर्ड बना है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस थीम के साथ इस साल मनाया जा रहा है, जिसकी 12वीं कड़ी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से किया है, जिसमें साफ तौर पर दिखा है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत हजारों प्रतिभागी एक साथ मिलकर उन्होंने योगाभ्यास किया। उसके बाद आसन के साथ प्राणायाम और अंत में ध्यान करके यही संदेश दिया कि योग के साथ जो भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि अब हम एक परिवार बन चुके हैं। और आइए देखते हैं अब ग्राफिक्स के जरिए कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किन बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और इसका समावेशन योग के जरिए है कि योग सबको साथ लेकर चलता है, एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योग से उम्र के हर पड़ाव में आप स्वस्थ रह सकते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि आप योग को कभी भी शुरू कर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन जो है वो योग से बना है, योग पर आधारित है और योग के जरिए ही आप उसे आगे लेकर जाते हैं जब हम सफल जीवन की कामना करते हैं। आधुनिक समय में लोग जीवन के असंतुलन से जूझ रहे हैं और एक संतुलित अप्रोच को अगर आप आगे लेकर चलते हैं तो योग बड़ी भूमिका निभाएगा। योग हमें संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है, यानी कि एक बैलेंस लाइफ, यानी कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ मानसिक संतुलन की भी बात हो रही है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, यानी दोनों तरफ से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अगर किसी में है तो सिर्फ योग में ही है। दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए योग आवश्यक है और स्वस्थ आयु का संदेश यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से दिया। साथ ही उन्होंने योग उत्सव के हर रंग को लेकर बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन का संकल्प ही है और योग ही उसका विकल्प है। योग से विश्व में शांति का मार्ग खुलता है, यानी योग से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, यहाँ बड़ी जागरूकता की बात हो रही है, बड़े संदेश की बात हो रही है, यानी कि विश्व की शांति भी इस योग के जरिए ही जिसका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो रहा है। योग के अपने जीवन और को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, परिवार का हिस्सा बनाए, यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिया। बिल्कुल, और योग 365 की पहल को आगे बढ़ाएगा और आगे लेकर जाने में उसकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है कि किस तरह से योग 365 की पहल को हम आगे लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि योग भारत की सबसे अगर प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है जो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आज पूरा विश्व उसका अनुसरण करते हुए नजर आ रहा है। हमने तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताया और एक संतुलित अप्रोच को लेकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अभी भी चर्चा का ये पूरा जो विषय है इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। ये महा कवरेज इस वक्त जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़ रहिए इस खास शो के साथ। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में
बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा यही है। कोल इंडिया 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और योग के महा उत्सव पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज इस समय जारी है। आपने तस्वीरें देखी, कॉमन योगा प्रोटोकॉल देखा जो कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 12वीं कड़ी के मौके पर राष्ट्रीय समारोह इस बार कोलकाता में आयोजित किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के तहत मनाया जा रहा है, जहां शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको बल दिया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया और उन्हीं के साथ हजारों प्रतिभागियों ने भी कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भाग लिया। आपको बताएं, विश्व भर में अनेक कार्यक्रम इस समय आयोजित किए जा रहे हैं जो योग की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को रेखांकित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से योग कर या फिर योग का जो नेतृत्व उन्होंने किया, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो आम जन मौजूद हैं वो भी उन योग आसनों को करते हुए नजर आ रहे हैं। योग आसन उस संतुलित अप्रोच की तरफ तो बढ़ावा देते ही हैं, लेकिन किस तरह से आप अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर करना बेहद ज़रूरी है और योग उसमें बहुत सहायक साबित होता है। जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि सिर्फ आज, क्योंकि योग दिवस है, आज के लिए नहीं, आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आप जब योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और आप योग को साथ लेकर चलेंगे तो योग अंत तक आपका साथ देगा। जब आप बात करते हैं मानसिक शांति की, आत्मिक सुख की, उस सुकून की, उस खुशी की जिसके लिए निरंतर इस अभ्यास की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ योग करते हुए नज़र आ रहे हैं और योग करने के साथ साथ कैसे आप ऊर्जावान बनते हैं, उस ऊर्जा की चमक दमक आपके चेहरे पर प्रतिबिंबित होती है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो लोग वहाँ पर योग कर रहे हैं, अगर किसी का आसन ठीक नहीं है वो भी करवाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि योग प्रधानमंत्री के भी जीवन का नियमित रूप से हिस्सा है। कई वैश्विक मंचों पर वो कह चुके हैं कि योग ने किस तरह से एक सकारात्मक ठहराव, सकारात्मक बदलाव उनके जीवन में वो लेकर आया। और वो प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि किस तरह से जब हम भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, वो कैसे होगा? वो होगा जब आप उस युवा शक्ति को, जो आम जन है जिनसे भारत बनता है, उनके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। और वो सर्वांगीण विकास की पहली धुरी है कि आप अपने शरीर, अपने मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और आजकल यहाँ बात करें अगर 21 जून की, आखिरकार 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखें तो पृथ्वी के कुछ भूभाग में ये साल का सबसे लंबा अवधि का दिन होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं 21 जून को चुना गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी, अपने उद्बोधन में भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि कैसे योग मानव एकता का भी प्रतीक है, योग कैसे विश्व में शांति का भी प्रतीक है। अलग अलग हिस्सों से इस समय तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अगर बात करें हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर से लेकर पूर्व बंगाल तक, यहाँ पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखें जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे पूरा विश्व इस समय योग के साथ जुड़ गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विश्व पटल पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक धरती एक परिवार की बात करते हैं, तो योग उसका एक बड़ा सूत्र है। और जब हम बात करते हैं हमारे भारत के प्राचीन ऋषियों की, तो उन्होंने भी इसी योग सूत्र के जरिए पूरे
मानवता को एक साथ बांधा। और यही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी, अपने संदेश में भी ये बातें झलक कर आई, जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, मानसिक स्वास्थ्य की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी बात कही कि योग के साथ संतुलित आहार भी बड़ा जरूरी है। अगर आहार अच्छा होगा तो क्रियाएं और उनके कर्मों में भी ये साफ झलकेगा, वो संतुलन, वो स्वस्थ जीवन। और कहीं ना कहीं ये जो योग है वो मानव चेतना को प्रकाशित करता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उनका नेतृत्व किया और लाखों में जो प्रतिभागी थे उन्होंने हिस्सा लेकर इस योग दिवस को और खास और महत्वपूर्ण इस पहल को बनाया है, जो कहीं ना कहीं 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, अब 12वीं कड़ी के साथ ये और विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वक्त की छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी इस चर्चा को आगे रखेंगे जारी। वक्त ब्रेक का मसाला होए, छोले दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग के इस महा उत्सव पर हमारी खास प्रस्तुति जारी है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री ने हजारों योग अभ्यासकर्ताओं के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में हिस्सा लिया। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के अंतर्गत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह विषय एक और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और भावनात्मक दृढ़ता को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को रेखांकित करता है। वहीं दूसरी ओर लंबे स्वस्थ जीवन में वृद्धि के साथ स्वस्थ, सक्रिय और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था पर बढ़ते जोर के इस युग में प्रासंगिक भी है। प्रधानमंत्री ने योग को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के लिए बताया है जरूरी। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री ने योग को व्यक्तिगत शांति ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि योग सही और गलत में अंतर करने का बोध सिखाता है। योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप ऊर्जावान रहना चाहते हैं, और ये ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने में योग के महत्व को प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रेखांकित किया, प्रतिबिंबित किया। और हमारे साथ इस खास शो में मेहमान भी जुड़े हुए थे। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। वाधवा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वाधवा साहब, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातों का संबोधन जिस तरह से यहाँ इस मंच के माध्यम से दिया, वहाँ सबसे अहम, अगर हम कहें, आगे भी उन तमाम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन समावेशिता का जो भाव है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फॉर ऑल गुड, ये योगा के लिहाज से, क्योंकि योग का मतलब ही है जोड़ना, पारिवारिक तौर पर, सांसारिक तौर पर, कैसे आप इसे आगे परिलक्षित होते हुए देखते हैं आने वाले सालों में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा लोगों को प्रेरित करने के लिए अपना उद्बोधन किया, क्योंकि वो एक हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने योग को अपने जीवन में अपनाया है और नियमित रूप से उसका अभ्यास किया है, और जिसका उनको भरपूर लाभ मिला है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो स्वयं योग के महत्व को समझता है, और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करने में भी वो अग्रणी रहे हैं। तो हमें इससे प्रेरणा लेते हुए बिना कोई बहाना ढूंढे योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, ताकि जो उसके अनेक स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं हम उसका फ़ायदा उठा सकें। और ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक रीअश्योरिंग चीज़ है कि इसके लिए कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो आपको एक अपना निर्णय करने की और नियमित रूप से इसका अभ्यास करने की। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, उनमें थोड़ी सावधानियाँ बरतनी होती हैं कुछ आसन के संबंधित। तो इसके लिए बेहतर है अपने चिकित्सक से परामर्श करें। और कुछ ऐसी देखा भी कि प्रधानमंत्री जो लोग योगासन कर रहे थे, अगर कहीं कुछ गलत भी है तो वो उसको ठीक करते हुए नजर आए कि आपकी जो मुद्राएं होनी चाहिए, क्योंकि मुद्राओं का महत्व होता है बहुत ज़्यादा। जब भी आप कोई भी योगिक आसन करते हैं तो वो प्रधानमंत्री ठीक करवाते हुए भी नजर आए वहाँ। ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस साल का जो विषय है, थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो जो एजिड इंडिविजुअल्स हैं, पुरुष हों चाहे महिला हों, उनमें कुछ ऐसी स्वास्थ्य कंडीशंस होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कुछ योगा आसनों का चुनाव करना चाहिए और कुछ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और अनकंट्रोल्ड है, आपको ध्यान रखना है। अगर सीवियर ओस्टियोपोरोसिस है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों की सावधानी बरतनी है। सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरह के कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं। कुछ हार्ट बीट की रिदम अगर बिगड़ी हुई है तो भी अपने चिकित्सक से परामर्श कीजिए। इसके साथ अगर हमारा युवावस्था ठीक रहेगी डॉक्टर वाधवा, तो हमारी स्वस्थ वृद्धावस्था रहेगी। तो ऐसे में हमें अपनी, जब हमारा यौवन है वहीं से हमें कहीं ना कहीं योग की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आज का किया हुआ, आज का इन्वेस्ट किया हुआ कल वो रिटर्न देगा। ये बिल्कुल सही है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते रहते हैं, कुछ वो जो पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो बाद में मुश्किल के समय में वो आपको उपयोगी साबित होती है। इसी तरह से यदि आप जीवन की शुरुआत में ही योगा का अभ्यास शुरू कर दें तो बाद में आपको स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना कम हो जाती है। और यदि कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी इशू आए भी तो आपकी रिकवरी में योग सहयोग करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसको जीवन में जितना जल्दी हो सके शुरू करें और उसका नियमित अभ्यास करते रहें। और हमारे साथ अरुण जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि जिस ऊर्जा का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में ख़ास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा अपनी जीवन शैली का इसे हिस्सा बनाया जाए, आप किस तरह से इसे समझते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगिक कौन से आसन हैं जो ज़रूरी हैं
जो हम कर सकते हैं? हाँ जी, तो पहला बात तो मैं अभी एक चीज फिर से दोहराऊंगा जो प्रधानमंत्री जी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताए, हम लोग को योग हम लोगों को जोड़ता है और पूरा विश्व को जोड़ता है। एक्चुअली दो बहुत ही सुंदर इंग्लिश वर्ड्स है, इलनेस है और वेलनेस है। तो इलनेस और वेलनेस में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है, आई और वी, LLNESS दोनों में है। उसको हटा देंगे तो आई और वी। तो जब तक हम अपने बारे में ही सोचेंगे, आई सोचेंगे, तो इलनेस में जाएंगे। लेकिन जब हम सब लोग मिलके कुछ करेंगे तो फिर वो वेलनेस हो जाता है, अच्छा होता है। तो इसलिए हमारे पूर्वज लोग वसुधैव कुटुंबकम बोले थे, या अभी प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं पूरा विश्व मिल के सब लोग योग साधना करें और विश्व की भलाई अनिवार्य है। तो अभी स्ट्रेस जो है इसका दो पहलू है, एक है इंटरनल कंडीशनिंग और एक है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। इंटरनल कंडीशनिंग क्या है? जो हम बचपन से जो हम प्रोग्रामिंग कर चुके हैं अपना जो है, बिकॉज ऑफ आवर एसोसिएशन विथ आवर पेरेंट्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, सोसाइटी है, उसके चलते हम बहुत सारे चीज प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंडीशनिंग। और एक्सटर्नल स्ट्रेसर क्या होता है? जो बाहर जो भी हो रहा है। अभी कोई अमेरिका में आए हुए हैं भारतीय, तो उनका जो बाहर की जो स्थिति है वो भारत जैसा नहीं है, लेकिन उनका इंटरनल कंडीशनिंग अलग है। तो भारत में कैसे जीना है, उनका इंटरनल कंडीशनिंग वैसा है। लेकिन वहां जाके यदि वो बाहर के जो अमेरिकन परिवेश के साथ यदि वो जीना चाहेंगे तो अपना इंटरनल कंडीशनिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो चेंज नहीं कर सकते। तो योग ये सिखाता है आप कैसे फ्लेक्सिबल बने, कोई भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे चेंज कर सकते। तो जब चेंज करेंगे तो बाहर का कोई भी स्थिति है, बाहर के जो भी परिवेश है, उसको हम झेल सकते हैं और उसके साथ मैच कर सकते हैं और अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और अपने आप को परेशानी में नहीं डालेंगे। तो स्ट्रेस कहाँ से आता है? अब देखिए, मैं तो साउथ में गया, मैं केरला में, मेरे गुरुजी जो हैं स्वामी विष्णुदेवानंद जी, जो कि शिवानंद जी के शिष्य थे, उनका आश्रम केरला में था। तो वहाँ हम लोग जब गए, सारे चीज नारियल तेल से खाना बन रहा था, और हम लोग को आदत सरसों का तेल या ग्राउंडनट का तेल या और बाकी सब तेलों से था, सूर्यमुखी तेल था। तो वहाँ गए तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो गया इनिशियली, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, केरला के लोग थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो बड़े मजे से खा रहे थे, आनंद से खा रहे थे। तो देखिए, इंटरनल कंडीशनिंग हमारा जो था, नारियल का तेल खाना नहीं चाहिए खाने के साथ, उसको सरसों का तेल या दूसरा तेल से हम लोग को व्यंजन बनाना चाहिए। लेकिन वहां का इंटरनल कंडीशनिंग क्या था? नहीं, नारियल का तेल से ही बनना चाहिए, इसलिए वो लोग मजा ले रहे थे वो खाना का, हम लोग मजा ले नहीं पा रहे थे। एक्सटर्नल स्ट्रेसर क्या था? नारियल का तेल से खाना बन रहा था। तो हम जब धीरे धीरे चेंज कर लिया, अपने आप को एक्सेप्ट करने लग गया, नारियल तेल भी मजा आ रहा है, तो खाने में अच्छा लग रहा है, तो फिर मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लग गया। ऐसे हमारे जो दक्षिण भारत के भाई बहनों जो है यहाँ दिल्ली में आते हैं और कहीं आते हैं, तो उन लोग को तो नारियल तेल का खाना नहीं मिलता है, उनको परेशानी होती है। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी जब चेंज कर लेते हैं अपना सोच को, अपना जो इंटरनल कंडीशनिंग को, फिर उनको स्ट्रेस लेवल कम घट जाता है। तो हर मामले में यही बात है। तो योग जो है बेसिकली, मैंने जैसे बताया ना, प्लास्टिसिटी टू इलास्टिसिटी। तो योग आपको, आपका जो प्लास्टिक माइंड है उसको इलास्टिक माइंड कर देता है, जिसके चलते क्या होगा, एनी सिचुएशन आप आराम से झेल सकते हैं। तो जब कोई भी सिचुएशन को आराम से झेलेंगे तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। आता है, ये जरूरी बात है। लेकिन डॉक्टर वाधवा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्ट्रेस इज द न्यू नॉर्मल टुडे। स्ट्रेस के बिना जिंदगी नहीं बीत सकती, और सभी स्ट्रेस स्ट्रेसफुल नहीं होते, कुछ गुड स्ट्रेस भी होते हैं, यू स्ट्रेस, लेकिन जो सही नहीं है वो है डिस्ट्रेस। उस डिस्ट्रेस को भगाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमें स्ट्रेस ना हो, तो हम नींद पर्याप्त लें। ये एक बड़ा सवाल है, क्या हम उपयुक्त नींद ले पाते हैं? योग में भी कई क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे योगिक निद्रा है, फिर जब हम योगासन करते हैं, फिर हम शवासन में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, आराम करते हैं। लेकिन जिस हिसाब की जिंदगी में हम जी रहे हैं, आज हम बात करने लगे हैं स्लीप हाइजीन की। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को,
रिजुविनेट करती है। आजकल के जीवन शैली में एक नेगेटिव चीज़ जो बहुत आ गई है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सोने से पहले भी लोग अक्सर देखा गया है मोबाइल चेक करते हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ ईमेल्स आई हैं, क्या हुआ है उसको भी अटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि अगर हो सके तो सोने से 2 घंटा पहले आप मोबाइल को दूर कर दीजिए। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करते हैं, मान लीजिए जैसे रिकमेंडेशंस है कि योगा का डोज आधा घंटा रोज, तो बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो बहुत आसान तरीका है, यदि आप अपना स्क्रीन टाइम आधा घंटा कम कर देंगे और उस टाइम को योग की तरफ डिवोट करेंगे तो आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जो लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे बचपन में पढ़ाई लिखाई से शुरू हो जाता है, कोविड टाइम में तो मजबूरी थी, लेकिन अब ऐसी मजबूरी नहीं है। तो हमें हर उम्र में कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हो सके स्क्रीन टाइम को कम कीजिए और जो टाइम आप बचाएंगे अपने डेली रूटीन में से उसको योग की ओर डिवोट करिए। और 30 मिनट रोज अगर आप निकालते हैं योग के अभ्यास के लिए तो इसका आपको बहुत ज़्यादा और समुचित स्वास्थ्य लाभ होगा। यही तो बहुत बड़ा चैलेंज है वाधवा साहब, आज हर कोई इससे जूझ रहा है, स्क्रीन टाइम को कैसे कर्टेल किया जाए। सवाल इसको चैलेंज ना समझ के मैं चाहता हूँ इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि आज के कार्यक्रम से इतनी अवेयरनेस बढ़ेगी कि लोग प्रेरित होंगे, और इसको चैलेंज ना समझ के एक अपॉर्चुनिटी। वाधवा साहब, जब भी हम वर्कआउट करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिसमें अगर हम योगा की भी बात, क्योंकि आज क्योंकि योग दिवस है, आप अच्छा यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं, आप सुबह समय पर उठ रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन आपका खाना बिगड़ा हुआ है, आपकी प्लेट बता रही है कि जो आप खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, उससे कैसे असंतुलन क्रिएट होता है और अच्छी डाइट को कैसे संतुलित अप्रोच के साथ हम लें ताकि योगा का डबल फायदा हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को हो। भारत की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस रही है एंशिएंट टाइम से कि यदि आप अपने आहार, अपने विचार और अपने व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं तो आप बहुत सारे विकार से बच जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि यदि आपके संस्कार अच्छे हैं तो उसका भी आपको बहुत लाभ होता है। हम मेडिकल साइंस में ये मानते हैं कि जो बीमारियां हैं वो मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी से होती हैं, यानी बहुत सारे कारणों से होती हैं, और इन कारणों में बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनका आपके जीन से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी लाइफ को जिस तरह से आप चला रहे हैं, और यकीनन वो गलत ढंग से अगर है तो वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके लाइफस्टाइल के चेंज से ही ठीक हो जाती हैं। जब हमने अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ा है पिछले 20-25 साल में तो हम अपने ऊपर भरोसा रखें कि हम इसको सुधार भी सकते हैं। और इसी सुधार के साथ लगातार हम इस मंच के माध्यम से, और ये भावना ये योग दिवस की ही बात नहीं है, लेकिन योग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और हम देख भी पा रहे हैं कि जो लोग बहुत आसानी से उन योगिक क्रियाओं को, सूर्य नमस्कार को या उन तमाम आसनों को बिना किसी मदद के कर पा रहे हैं, तो योग उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उन्होंने योग 365 की भी बात की। ये जरूर है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज पूरी देश दुनिया योग पर बात कर रही है, लेकिन यहाँ जरूरी है योग 365 पर भी बात करना, यानी कि 365 दिन हम योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएं और योग को सिर्फ एक सिंगल डिग्री से ना देखते हुए, 365 दिन की बात हो रही है तो बात 360 डिग्री की भी यहाँ करनी बड़ी जरूरी है, यानी कि 360 डिग्री के साथ 365 दिन। मैं तो बोल रहा हूँ कि 24 आवर्स भी होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, 24/7 365 होना चाहिए ये, क्योंकि हमारा जो लाइफ जो है ना, इट हैज टू बी फुल्ली योगिक, क्योंकि हर सांस जो है यदि योगिक हो गया तो फिर अपना जीवन ही योगिक हो गया। और 360 हम लोग जो बोल रहे हैं कि आधा घंटा या 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, आसन प्राणायाम वगैरह, वो करने से क्या है कि हमारा सिस्टम बहुत बेहतर बनता है। तो जब सिस्टम बहुत बेहतर बनता है तो हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है और हम लोग अच्छा जीते हैं और हमारा देश भी प्रगति करती है, क्योंकि हमारा देश जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग क्या है कि सब लोग मिल के हैं, तो हम सब लोग मिल के यदि अच्छे होंगे तो फिर हमारा देश भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए अपने आप को बेहतर बनाएं। और कैसे बनाएंगे?
योग बहुत ही पावरफुल मेथड है जो कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, जिसके चलते हम बेहतर बन सकते हैं। और हम लोग बेहतर बनेंगे तो हमारा देश भी बेहतर बनेगा, और देश बनेगी बेहतर तो फिर हमारा दुनिया भी बेहतर बन जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए 365 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोज करना। जैसे खाना खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, जैसे रोज करते हैं, योग साधना भी रोज करना ही चाहिए, बहुत जरूरी। और मुझे लगता है कि भारद्वाज साहब की जो डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है, हम कई बार कई डाइट्स के बारे में बात करते हैं कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। बॉडी, माइंड, सोल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए योगिक क्रियाएं, योग अभ्यास कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। पहले ये कहा जाता था कि योग जो है आपकी सारी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग स्केप्टिक्स थे, वो मानते नहीं थे, क्योंकि कहते हैं, चैलेंज करते थे, वेयर इज़ द एविडेंस। लेकिन जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ है, इन वर्षों में बहुत सारा एविडेंस एक्यूमुलेट हुआ है थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। तो डेटा अब बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जो दावे किए जाते थे पहले, उनका बहुत गहरा वैज्ञानिक आधार है जी। एम्स में एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च बनाया गया था कुछ साल पहले, और उसमें भी बहुत सारे शोध हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में पब्लिश भी हुए हैं। तो आज हमारे पास बहुत रोबस्ट डेटा है, साइंटिफिक एविडेंस है, ये बात पूरी क्षमता के साथ कहने के लिए कि योग का बहुत स्वास्थ्य के ऊपर पॉजिटिव लाभ होता है। तो इससे दूर न भागें और अपनी इंडिविजुअल एज और स्थिति के हिसाब से उसका चुनाव करें, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ गाइडेंस के अंडर योगा शुरू करें। ये बहुत सुरक्षित तरीका है स्वस्थ रहने का। जी अरुण जी, यहाँ एक और बात है, आज हम हंसना भी भूल गए, मुस्कुराना भूल गए हैं। हम हल्का सा मंद मंद मुस्कुराते हैं और पर फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर योग की बात करें तो योग खुल के हंसना भी सिखाता है, और वो सिर्फ हंसना नहीं है, उससे फेफड़े भी खुलते हैं। और जब फेफड़े खुलते हैं और जिस इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, जिस जहाँ पोल्यूशन भी है, जहाँ AQI इंडेक्स हमेशा ज़्यादा रहता है, ऐसे में खुलकर हंसना भी बड़ा ज़रूरी है, और ये योग का एक हिस्सा है। अनिवार्य पार्ट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है इसका अनिवार्य पार्ट होना चाहिए। इसलिए कि हंसना जो है ऐसा एक एक्टिविटी है जो कि हमारे पूरा सिस्टम को, एंटायर सिस्टम को वाइब्रेट कराता है। एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी गेट्स वाइब्रेटेड पॉजिटिवली। तो उससे क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत कुछ होता है, सारे नेगेटिविटी भी बाहर निकल जाते हैं और हम बेहतर बन जाते हैं। तो इसलिए हंसना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्माइलिंग जो बोलते हैं, स्माइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो फेशियल मसल्स, हमारा जो या बहुत सारे मसल्स है, जो बोटॉक्स का बात हो रहा है, बुढ़ापा मतलब क्या है, हमारा जो एजिंग प्रोसेस जो है, उससे फेस जो है झुरझुरा, फेस में झुरझुराहट आ जाता है, तो उससे बहुत कम हो जाएगा जब हम हंसने लगेंगे रोज। और जितना मैक्सिमम हो सकता है स्माइल करते रहेंगे, कम से कम चिल्ला के हंसने की जरूरत नहीं है, कम से कम स्माइल भी करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो फेशियल मसल्स को भी सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन। तो उससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा यंग रहेंगे ज़्यादा समय तक, हमारा चेहरा, और सबको ही चाहता है कि हमारा चेहरा थोड़ा सा सुंदर हो जाए और यंग रहे। तो उसका सबसे बड़ा मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड जो है हंसना और स्माइल करना। तो इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए लोगों को, और योग ये सिखाता है। योग कहीं ना कहीं आप जो बात हम कर रहे हैं वो ये भी सिखाता है कि अगर आप चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं, आपका मन कितना सुंदर होना चाहिए, वो भी आप योग से हासिल कर सकते हैं। इस चर्चा को लगातार अभी हम जारी रख रहे हैं, और कई नए जो है पॉइंट्स, उन पर भी हम इस चर्चा में आगे आपको अलग अलग आयाम जो योग के हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़ रहिए इस खास शो के साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी,
छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और योग के इस महा उत्सव पर हमारी खास प्रस्तुति जारी है, जहां हम बात कर रहे हैं कि हर रोज योग करें, मन को प्रसन्न रखें, मन को शांत रखें और शरीर को ऊर्जावान रखें। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय समारोह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कोलकाता में राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया है। साथ ही लाखों प्रतिभागी उनके साथ शामिल हुए हैं जिन्होंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भाग लिया है। और लगातार हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर वाधवा और अरुण कुमार जी के साथ। डॉक्टर वाधवा, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक चिंता का विषय हमेशा उठाते रहे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापे को लेकर कई बातें आई हैं और ये सिर्फ देश की चिंता का विषय नहीं है, ये दुनिया की चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में योग की जब हम बात करते हैं और या हम दूसरी पद्धतियों की बात करते हैं, तो हम वेट लॉस की बात करते हैं। उस वेट लॉस में हम तमाम तरीके के शारीरिक अभ्यास अपनाते हैं और साथ ही अपने डाइट को कंट्रोल करने के लिए कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कभी क्रैश डाइटिंग करते हैं। ऐसे में योग कितना सहायक हो सकता है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मोटापा या ओबेसिटी एक तरह का साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और इसमें दो मुख्य कारण हैं। एक तो हमारा जीवन शैली जो है वो बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बदल गया है। दूसरा, हम अनियंत्रित तरीके से खाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं दफ्तरों में घंटों घंटों लगातार। कुछ कारण होते हैं, मजबूरियां होती हैं, लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता फिज़िकली एक्टिव ना रहने के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि जैसे आप पूछते हैं कि हमें कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए या कितनी देर योगा अभ्यास करना चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया है कि योगा या एक्सरसाइज का डोज आधा घंटा रोज़। यदि आप नियमित रूप से आधा घंटा योग के लिए निकालेंगे तो उससे आपका शरीर का वज़न संतुलित रहेगा और आप माइंडफुल लिविंग की ओर जाएंगे। माइंडफुल लिविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब खा रहे हैं तो आप माइंडफुल रहिए कि क्या जो आप खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है, जितना खा रहे हैं क्या वह उचित है, किस समय खा रहे हैं आप, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो माइंडफुल लिविंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग होता है माइंडफुल ईटिंग। उसके अलावा दूसरा होता है आपकी माइंडफुल एक्टिविटीज़। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल गाइडलाइंस जारी की थी फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित। तो ये पूरे विश्वव्यापी गाइडलाइंस हैं जिसमें उम्र के अनुसार बताया गया है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितना करना चाहिए। इससे प्रेरित होकर फिट इंडिया एक कैंपेन चला था कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसके अंडर भी अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से गाइडलाइंस बनाई गई हैं फिट इंडिया, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सन 2047 तक पूरा भारत विकसित हो, और वो तभी होगा जब हमारा भारत फिट होगा। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटी, योगा अभ्यास और सीडेंट्री टाइम जो है, हम जो फिजिकली एक्टिव नहीं हैं उसको कितना कम कर सकते हैं। तो WHO ने लेटेस्ट गाइडलाइंस में सीडेंट्री फेज ऑफ आवर एक्टिविटीज़ उसको भी ध्यान देने के लिए कहा है कि ना हम सिर्फ फिजिकली एक्टिव हों बल्कि हम बहुत देर तक निष्क्रिय ना बैठे रहें। ये बहुत ज़रूरी है। 3 थंब रूल वाधवा जी, आपके लिहाज से जिस तरह से हम योग क्रियाओं को अपनाने की बात कर रहे हैं और किस तरह से इन योगिक क्रियाओं को हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, 3 थंब रूल जिसने अभी तक अगर योग नहीं शुरू किया, ही हैज़ नॉट मिस द बस, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, तो उसके जीवन में योग के आगमन के लिए वो 3 गोल्डन रूल्स क्या रहेंगे? सबसे पहला रूल तो ये है कि आप योग को अपने जीवन में शामिल जब करना चाहें कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई बाधा नहीं है। तो अप्रोच योगा इन ए पॉजिटिव वे, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसका नियमित रूप से सुचारू रूप से जारी रखने का प्रण कीजिए। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, इसका लाभ तभी होता है जब आप नियमित रूप से करते हैं। और तीसरा, योग में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नियम यानी अनुशासन। तो अपने जीवन में आप अनुशासन लाइए। योग अभ्यास के द्वारा देखा गया है कि आप इनवर्ड देखते हो, बाहर के डिस्ट्रैक्शन से बहुत जल्दी या बहुत अधिक तौर पे
प्रभावित नहीं होते हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन रहता है। तो योग का मतलब ही यही है कि आपके शरीर और मन में संतुलन हो और उनमें जुड़ाव हो। योग का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि बहुत सारी योगिक क्रियाएं जो हैं वो हमें प्रकृति से भी जोड़ती हैं। योगा आसन के नाम जो हैं वो प्रकृति से लिए गए हैं बहुत हद तक, चाहे वो वृक्षों से संबंधित हों, चाहे वो बर्ड्स और एनिमल्स से संबंधित हों। तो यदि हम योग का नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो अपना स्वास्थ्य। यहाँ डॉक्टर वादा आपको रुकना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योगाभ्यास में भाग लिया है। सामने बैठे हुए सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं और योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ। आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला। मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवियों और स्वजनों, जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्रणाली का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं।
ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुन रहे थे महामहिम राष्ट्रपति को, जबलपुर में वो संबोधन दे रही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय 12वां जो योग दिवस है, उन्होंने उससे कुछ देर पहले योग अभ्यास किया और कहा कि कैसे योग का मतलब है जोड़ना और कैसे आपको ऊर्जावान बनाने के साथ साथ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ आता है। और आज पूरा विश्व भारत के इस योगिक अभ्यास का अनुसरण कर रहा है और इस अनुसरण करने की वजह ये है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और इसीलिए जो लोग हैं वो योगा की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आए। हालांकि ये प्राचीन पद्धति है, लेकिन लोग अगर इसे भूल भी रहे थे तो पिछले एक दशक में हमने देखा कि जिस तरह के प्रयास किए गए हैं, लोगों की जिंदगी में योग एक अहम हिस्सा हो गया है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नवदीप जोशी हैं, वो जुड़ रहे हैं, योग गुरु हैं। आइए उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जोशी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, कई बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया, शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक क्षमता की भी बात करी, विश्व को एक साथ जोड़ने की बात करी। अगर बात करें हम आधी आबादी की भी, यानी कि हमारी महिलाएं जो हमारे समग्र विकास का एक आधारशिला है, हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, ऐसे में एक जो महिला है वो तमाम तरीके के फेजेस से गुजरती है, कई जिम्मेदारियां उस पर होती हैं, कई बार वो योग का अभ्यास नहीं कर पाती है, योग से जुड़ नहीं पाती है। आज इस माध्यम से, इस दिवस के माध्यम से हम महिलाओं को भी क्या प्रेरणा दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आज वक्तव्य था उसमें युक्ताहार विहारस से भी बात उन्होंने कही, और ये जो आहार की बात होती है वो महिलाओं से जुड़ी हुई रहती हैं। वो महिला जो स्वयं को भी उसी आहार से ठीक करती हैं और पूरी रसोई के द्वारा पूरे परिवार को ठीक करती हैं। इसके अलावा जो महिला के बारे में हमारी सनातन पद्धति या परंपरा की बात है, हम कहते हैं नारी से योग पूज्यते रमते तत्र देवता। तो ये जो परंपरा आई है हमारी कि सबसे पहले हम नारी को पूजते हैं, और नारी को पूजने का मतलब है कि उनका स्वास्थ्य, उनका व्यवहार, उनकी परंपरा, उनकी जो पूरी फैमिली, उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात सबसे बहुत महत्वपूर्ण बोलता हूँ, वो ये कि योग उनको ज़रूरी है जो तनाव में है, योग उनके लिए ज़रूरी है जिनको अपने व्यवहार से और पूरे परिवार को ठीक करना है, और महिलाएं उसका एक पार्ट है। तो महिलाएं जो हैं केवल 10-15 मिनट से शुरू, वैसे जितने भी हमारे घर के जो कार्य भी होते हैं ना, वो आजकल सब आसनों में आ गए हैं। वो चाहे चक्की कूटना है, चाहे झाड़ू लगाना है, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो महिलाओं का ही काम है, वो हम सब लोग का भी काम है, लेकिन वह काम छोड़ के आजकल जो योग क्रियाओं में मैंने देखा है कि अधिकतर लोग जो है वह क्या कहते हैं, कपड़े धोने वाला कार्य कर रहे हैं, वो झाड़ू लगाने वाला काम कर रहे हैं, वो चक्की चलाने वाला काम कर रहे हैं। तो ये सब कार्य जो हमारे थे प्रारंभ से ही, वह हमारे उन अंगों के लिए विशेष रूप से बने थे, उन अंगों को मजबूत करने के लिए बने हुए थे। चाहे वो लीवर की बात करें, चाहे इंटेस्टाइन की बात करें, चाहे प्रजनन अंग की हम बात करें, यूट्रस की। आज देखिए यूट्रस का पीसीओडी के मामले में आज छोटी छोटी बच्चियों को हम पीसीओडी हो जाता है। क्या कारण क्या है कि हमारा जो कुछ भी हम मूव नहीं कर सकते। और सब उसके बाद तनाव की बात जो अभी आप कर रहे थे, वह तनाव जो है बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए योगी माध्यम है। जैसे कुछ भी चीज हम करें, मान लिया कपालभाति, भ्रस्त्रिका, 2 चीजें भी हम कर लेते हैं तो मन बहुत ही शांत होता है। और इसीलिए एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम श्वास करते हैं, श्वास प्रश्वास प्राणायाम करते हैं, श्वास बदलता है तो मन बदलता है, मन बदलता है तो विचार बदलता है, विचार बदलता है तो व्यवहार बदलता है, और वही व्यवहार जो व्यक्तित्व के लिए आगे आता है। और व्यक्तित्व कहाँ से बनता है? जब हम योग की साधना करते हैं। नवदीप जी, इसमें आपने जिस तरह से कई विषयों को उठाया, और ख़ास तौर पर एक घर तभी सशक्त होता है
आपका परिवार तभी खुश होता है अगर महिला खुश है, आंतरिक तौर पर वो स्वस्थ भी है, वो मानसिक तौर पर उसी तरह से हम कहते हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा भी नाराज़ होंगे तो उसकी वो नाराज़गी जो है वो आपके खाने में झलकती है। सवाल यहाँ पर ये है कि कई ऐसे इश्यूज़ हैं, कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, उसमें फर्टिलिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आपको लगता है कि योग के वो आसन या फिर वो योगिक अभ्यास जो फर्टिलिटी जैसे इशू को भी डील कर सकते हैं, वो बेहद ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं वो समय निकालें और योग शुरू करें? बिल्कुल, एकदम आपने एकदम सही बात कही और ये पूरी रिसर्च है, ये मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च है कि योग से हमारे केवल 4-5 आसन हम करें, 2-3 प्राणायाम करें और कुछ ध्यान करें, आधे घंटे का जो अभ्यास हम बात कर रहे हैं, अगर वो प्रतिदिन करें तो जो फर्टिलिटी वाली समस्या है ये पूरी तरह से दूर होती है। और ये मेरे खुद के सेंटर में है, यानी कि वह एक महिला जो कई समय से कंसीव नहीं कर पा रही थी, केवल योग के कुछ अभ्यास, कुछ हम उनको योगिक डाइट बताया, उनको मन करा और वो केवल 6 महीने में ही जो IVF में जाने वाली थी उन्होंने कंसीव भी किया। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मातृत्व है वह एक माता का, एक महिला का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शादी भी नहीं करना चाह रहे और मैं कह रहा हूँ कि अगर वो प्रकृति को जीना चाहते हैं तो उनको शादी भी करनी है। और जो ये बहुत बड़ी परंपरा जो प्रकृति ने दी है महिलाओं को, उनको हम नतमस्तक होते हैं कि उनको आगे। और नवदीप जी, इसी से जुड़ा हुआ है पोस्टपार्टम, यानी कि किस तरह से पहले तो लोग इसको डिप्रेशन का फॉर्म भी नहीं मानते थे, लेकिन योग ने उसे भी संभव कर दिखाया कि कई महिलाएं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझती हैं मातृत्व के सुख के बाद, उसमें भी कमी आई है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा बना दिया गया है कि जैसे जितना भी मैं अभी से मॉडर्न साइंस के डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके लिए भी बड़ा है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि हम जो है डिलीवरी जो है वो एकदम सीजेरियन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सारी योग की ऐसी प्रक्रिया है, आसन हैं और जो पहले से अगर हम 6 महीने पहले से ही तैयारी करते हैं, जैसे हम कहते हैं गर्भाधान संस्कार, ये पहले से तैयारी हमारे संस्कार में आता है। हमारा पूरा परिवार तय होता है, वो केवल महिला की ड्यूटी नहीं है, उस परिवार के पूरे सबकी ड्यूटी है कि उस महिला को जिसके अंदर मातृत्व आया है, वह बच्चा आया है, वो सारा परिवार उसके लिए कार्य करे। और ये जब वह सब काम करने लगते हैं तो हमें बाद में मातृत्व सुख का प्राप्त होता है, क्योंकि वो जो हमारे जो अभी कॉर्टिसोल है, अब वो बहुत सारा स्ट्रेस ही हमारे अंदर है, तो हमें एफिनेफ्रिन की ज़रूरत है, हमें जो है वो जो पॉजिटिव हार्मोन उसकी आवश्यकता है और वो योग से आता ही है। और मैं कह रहा हूँ कि आप आधा घंटा करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, आपके शरीर में एक रिलैक्सेशन हो जाएगा, एक आनंद आने लगेगा, एक एक मसल्स हमारी कहेगी कि ये क्या हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और प्रेगनेंसी के पूरे समय में भी हम बहुत सारे आसन, जो हमारे आसन है उसको हम कर सकते हैं। जैसे आज के अगर हम इस आसनों में, क्योंकि ये प्रोटोकॉल सबके लिए बना है, भुजंग आसन है, सलभ आसन है, सेतुबंध आसन है, ये सब महिलाओं के लिए भी बने हुए आसन है। इसके अलावा उष्ट्रासन है, अर्ध उष्ट्रासन है, खड़े होने के बाद अर्ध चक्रासन है। ये सब जो बने हैं इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, उन्हीं के आसनों के लिए उसमें है, क्योंकि जो पूरी शरीर की बनावट है उसमें इमोशनल बैलेंस से सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है महिलाओं को पड़ता है। उनको जहाँ लाभ भी है उसका कि हार्ट अटैक उनको कम आते हैं, वहाँ पे नुकसान भी होता है, क्योंकि वह हमारे शरीर में कुछ जैसे कैंसर जैसी चीज़ें डेवलप करती हैं। लेकिन मैं उन महिलाओं को, उन माताओं को, बच्चियों को ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ 15 मिनट से प्रारंभ करिए। देखिए आप रुकेंगे नहीं 1 घंटा करने में, इतना आनंद है, क्योंकि जो योगासन है और जो व्यायाम है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसीलिए बाद में भी, मातृत्व के बाद में भी वह जो आनंद लीजिए कि वह बच्चे की खुशी, जैसे अभी बात हो रही थी, हमारे को अपने अंदर से ही वो आनंद आएगा और वो पूरा परिवार देख के कि एक बहुत अच्छे नए जीव का हमारे जन्म हुआ है। और उसके लिए एक हर माता, दादी माता और सारी जो है उनकी बहनें हैं, उनके वो सब लोग उस बच्चे के साथ में जो तारतम्य होता है, उस बच्चे की ग्रोथ होती है। ये भी माना गया है कि वह जो इमोशनली अगर वो बच्चा जो है उसके साथ में अगर जुड़ जाता है तो बच्चे की ग्रोथ, व्यक्तित्व विकास में हो रही। जी। तो यहाँ हमारे साथ डॉक्टर वाधवा भी जुड़े। डॉक्टर वाधवा, एक जब हम बात कर रहे थे अभी स्लीप हाइजीन की,
एक कॉर्टिसोल होता है, एक मेलाटोनिन होता है। अगर इनका संतुलन नहीं रहता अगर बॉडी में, तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस आ जाता है और वो जो रिदम है ना शरीर की वो बिगड़ जाती है। तो अगर हम कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन की बात करें तो कितना ज़रूरी, क्योंकि एक दिन के लिए होता है और एक रात के लिए होता है, और अगर इनका समन्वय नहीं बना तो किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसमें योग का कितना महत्व है? इसका फिर से सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से है। पहले क्या होता था कि हम सूर्योदय के साथ उठते थे और सूर्यास्त के बाद हम अपने अपने घरों में विश्राम करने चले जाते थे। आजकल जो जीवन शैली है, कई लोग लोग बहुत देर से उठते हैं और बहुत देर तक जागे रहते हैं। तो इससे हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन है वो उसका बैलेंस बिगड़ गया है और स्ट्रेस हमारे शरीर में कॉर्टिसोल लेवल्स हमेशा बढ़ा के रखता है। तो यदि आप नियमित रूप से योगा अभ्यास करें तो इनमें संतुलन बेहतर हो सकता है, कॉर्टिसोल लेवल कम हो सकता है और मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि अपनी जीवन शैली को उसके उपयुक्त बनाना होगा। सुबह जल्दी उठना होगा, दिन भर परिश्रम करना है, समय पर भोजन लेना है और समय पर फिर सोना भी है जी। रात को देर तक स्क्रीन टाइम नहीं इन्वॉल्व करना है। और अगर आप अनुमति दें तो मैं पिछले जवाब के उसमें ऐड करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें महिलाओं से संबंधित जो है। ऐसा देखा गया है कि मातृत्व के लिए ज़रूरी है कि पुरुष का भी सहयोग सही हो। नियमित रूप से योगाभ्यास करने से ये रिसर्च में पाया गया है कि पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। नियमित रूप से जो व्यक्ति योगाभ्यास करते हैं, स्पर्म का शेप, उनका नंबर, उनकी मोटिलिटी, ये सब सुधरता है। उसके अलावा महिलाओं में बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ मांसपेशियां बहुत ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या प्रोलैप्स की समस्या आ सकती है या लगातार क्रॉनिक बैक पेन हो सकता है। तो ये सब समस्याओं के भी निवारण में योगाभ्यास बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। कुमार साहब, योगिक क्रियाओं के लिहाज से अब इनका भी एक नया स्वरूप वेलनेस सेंटर्स के रूप में आ गया है, जहां लोग अपना दिन बिताते हैं, कुछ समय के लिए डिटॉक्सिफाई होने के लिए जाते हैं और हमने इसका चलन कोविड के बाद से बहुत बढ़ता हुआ देखा। वेलनेस रिट्रीट्स को आप योगा से कैसे जुड़ते हुए देखते हैं और ये आने वाले वक्त में कितना बड़ा बाजार है, ख़ास तौर पर अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं योग के लिहाज से? मैं जब अमेरिका में आया तो वहाँ उस समय $2 बिलियन का इंडस्ट्री था योग जो है। अभी जो है $5 बिलियन का हो चुका है, $5 बिलियन। ओके, और भारत में भी आप जानते होंगे क्या हो रहा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, जापान में भी मैं देखा था, हर जगह मतलब बढ़ रहा है। इट इज़ बिकमिंग ए ह्यूज इंडस्ट्री। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद वेलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। लोगों मतलब बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा लोग स्पेंड कर रहे थे वेलनेस के ऊपर कोविड के टाइम पे जी। तो उसके बाद ये ऑनलाइन योगा और फिजिकल डायरेक्ट योगा तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ ऑनलाइन योगा भी शुरू हो गया। ऑनलाइन वेलनेस, ऑनलाइन योगा, ये सब भी शुरू हो गया। सो इट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री अभी। और मुझे तो लग रहा है कि और 5 से 10 साल में ये कम से कम एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रो कर जाएगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि ये ज़रूरत है, लोगों को रियली आवश्यकताएं हैं कि हम लोग अपने आप को बेहतर बनाएं। और पर्टिकुलर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हो रहा है, मोटापा और वगैरह जो है, रॉन्ग लाइफस्टाइल वगैरह के चलते, तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो शुरू हो गया और चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है लोगों को। और हमारा भारत तो मालूम है आपको कि मतलब डायबिटिक और हार्ट पेशेंट लोगों का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। तो ऐसे इस स्थिति में इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट वेलनेस सेंटर्स हर जगह खोले और लोग वहाँ आए, क्योंकि घर पे बैठ के करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, सब लोग मिल के करेंगे तो मजा आता है। ग्रुप एनर्जी बहुत पावरफुल होता है। तो वेलनेस सेंटर में ग्रुप एनर्जी होती है, तो घर पे तो बैठ के आराम से कर सकते हैं आप, फिर क्यों हम लोगों के साथ बैठ के क्यों करेंगे। तो ग्रुप एनर्जी हम लोग को काफी मदद कर रहा है, इसलिए वेलनेस सेंटर भी काफी बढ़ रहा है और इट्स ए वेरी गुड ट्रेंड एक्चुअली। और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी ए ह्यूज इंडस्ट्री फ्यूचर में। पर्टिकुलरली मैं जब वेलनेस, कॉर्पोरेट वेलनेस शुरू किया था ना, और 1995 में अपोलो हॉस्पिटल के साथ शुरू किया। वी ट्रेन्ड अराउंड 8,000 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन प्रताप रेड्डी जी अप टू वार्ड बॉयज, एंड 2,000 डॉक्टर, 5,000 नर्सेज, सबको ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे
हम लोग आईटी सेक्टर और बहुत सारे एरिया में हम लोग इसका काम शुरू कर दिए। एंड ये मतलब देखिए इतना स्ट्रेस डेवलप होता है नॉर्मल जो, और यही अलग अलग फेजेस रहे हैं योगा के, और कैसे योगा आने वाले सालों में अपनी पहुंच को हर घर तक सुनिश्चित करेगा, उसमें वेलनेस सेंटर्स की भी अहम भूमिका रहने वाली है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के इस खास शो के साथ। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान भी मौजूद है, डॉक्टर नवदीप भी मौजूद है। आइए डॉक्टर नवदीप से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नवदीप, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ योग और बच्चों की भी, बच्चों को भी योग से जोड़ना बड़ा जरूरी है। और आज जमाना जो है वो प्रतिस्पर्धा का है, हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एक कंपेटिटिवनेस है। और उस कंपेटिटिवनेस की अगर बात करें तो आज नीट का एग्जाम भी है, तो जब भी एग्जाम आता है एक स्ट्रेस आता है। लेकिन अगर किसी आसन को योग की आत्मा बोला जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसमें सूर्य नमस्कार एक अहम आसन है। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, एक मानसिक शांति के लिए भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस एक आसन में 12 आसन जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार जो है, जैसा कि आपने बताया कि वो हमारी एक परंपरा की एक पद्धति है। जैसे अभी पहले बात भी हो रही थी कि हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो सूर्य नमस्कार का इसीलिए भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है कि आप सुबह उठ के पहले सूर्य को देखें, क्योंकि सूर्य हमारे अंदर भरपूर मात्रा में एनर्जी को देता है। और उसमें अगर हम सूर्य नमस्कार करने लगे, जिसमें 7 आसन फिर रिपीट होके 5 आसन रिपीट होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपके आसन भी हैं, आसन के साथ प्राणायाम भी है, प्राणायाम के साथ ध्यान भी है। इसीलिए कोई जो युवा वर्ग है वो हमसे आके कहता है हम तो एक्सरसाइज करेंगे, हम तो जिम जाएंगे। हम कहते हैं बहुत अच्छा जाइए, लेकिन सूर्य नमस्कार आप 10 भी कर लेंगे तो उसे एक जिम के बराबर होगा, क्योंकि उसके जो आसन हैं उसके साथ में जो हम श्वास प्रश्वास की पद्धति रखते हैं, उससे हमारा शरीर पूरी तरह से लचीला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं युवाओं को और बच्चों को जो आज एग्ज़ाम देने भी चाह रहे हैं, कि हमारे अंदर जो श्रुति परंपरा है वो कम हो गई है, हम सुनने का कम वो रखते हैं। और अधिकतर अगर हम देखते भी हैं तो यूट्यूब, मोबाइल, ये सब चीज़ों को देखते हैं, जिससे हमारे अंदर कोलाहल उत्पन्न होता जा रहा है। हमारे योग में कहते हैं कि आप नाद योग करिए, नाद में अपने जो श्लोकों की परंपरा है उसको लेके जाइए, अजप अजप करिए, है ना, ओमकार की चैंटिंग करिए, ब्राह्मरी मुद्रा वो करिए। तो ये सब क्या है कि मन को शांत करने वाला व्यक्ति है। जहाँ सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर में शक्ति आती है, मजबूती बढ़ती है, स्थिर सुखासन की बात हम करते हैं, वहीं हम प्राणायाम और ध्यान, जिसमें हम नाद योग ध्यान की बात कर रहे हैं, वहां हमारा मन एकाकार हो जाता है। जहाँ पे अभी एक बात और भी कही गई थी कि जो मेलेटोनिन की बात जो कर रहे थे, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर हम सही से अपने प्राणायाम को करें और ये मंत्र की चैंटिंग करें तो हमारा मेलेटोनिन हार्मोन भी ठीक से घटकता है। क्योंकि जो पीनियल ग्रंथि है हमारी, पीनियल ग्रंथि के बहुत सारी एक्टिवेशन के लिए हमें आसन के साथ में, प्राणायाम के साथ में ध्यान की भी आवश्यकता होती है। तो पहले जप करना है, उसका भाव भी होना चाहिए और वो लय में होना है। तो ये सब चीज़ें से, नाद के स्पंदन से मेरा मन शांत और शरीर संतुलित हो रहा है, ऐसा हम बार बार चर्चा करते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो मंत्रों,
ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ऐसे करके हम 12 सूर्य नमस्कार के मंत्र भी करते हैं और उस सूर्य नमस्कार के मंत्र के साथ भी हम एकाकार होते जाते हैं। और यह जो कोलाहल है, कोलाहल मेरा मतलब कि जो बाहर से जितनी विकृत साउंड है, वो विकृत साउंड क्या कर रही है आजकल, हर किसी को डिस्टर्ब कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है, ध्वनि वैज्ञानिक जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा है। लेकिन जो नाद है वो हमारी, कहते हैं हम परा पश्यंती और मध्यमा बैखरी, ये जो हमारा परा है यानी कि जो ओमकार है, जहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, वहां से उस 5 ध्वनियों को, हमारी जो प्राकृतिक ध्वनियों को जब हम सुनने लगेंगे केवल बैठ के, तो भी हमारा मन एकाग्र होगा। वाधवा साहब, जो बात नवदीप कह रहे हैं उसी को आगे लेकर जाना चाहती हूँ कि आप बाहरी शोर इतना ज़्यादा है कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठते भी हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। चैंटिंग की बात हो या नाद से निकली हुई उस आवाज़ की, जिससे बाहर का शोर शांत हो और आप अपने आंतरिक मन की आवाज़ को साफ साफ सुन पाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ध्यान करना चाहते हैं तो तेज़ रोशनी ना हो, बाहर से शोर ना आ रहा हो। मन को एकाग्र करने के लिए भारत में एक प्राचीन पद्धति है कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग एक माला का उपयोग करते हैं। उसमें एक स्टैंडर्ड माला में 108 मन के होते हैं, 108 बीड्स होते हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित करना चाहता है वो धीरे धीरे उस माला को रोल करता है, एक एक बीड करके। तो इससे उसका बाहर से डिस्ट्रैक्शन कम होता है और वो ध्यान केंद्रित कर सकता है उस माला पे। इस प्रकार कुछ लोग और भी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, चाहे वो दीवार पर कोई ओम का पेंट किया हुआ हो, या आप कोई कैंडल लाइट करके उसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या इनमें से किसी और चीज़ का सहारा न लेते हुए आप आराम से बैठिए, कंफर्टेबल पोजीशन में आंखें बंद कीजिए और अपने माथे के बीच पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए और अपने श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बाहर के शोरगुल से अपने आप को बचा सकते हैं। नवदीप जी, यहाँ क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमने पहले भी चर्चा में मंथन किया, चिंतन किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर अपनी जीवन शैली में योगिक क्रियाओं के ज़रिए किस तरह का बदलाव आप ला सकते हैं? वो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो आसानी से की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पे आगे हम ध्यान की बात कर रहे हैं, तो अगर हम साइंटिफिक उसमें देखते हैं तो हम लोग अभी बीटा वेव्स में हैं और जैसे ध्यान में जाते हैं तो अल्फा में चले जाते हैं। तो अल्फा में जाने का तरीका खोजना है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमारे उसमें आप देखें तो सबसे पहले कपाल भाती, हम लोग जैसे अन्नमय कोश में हमारी जो पंचकोश है, पंचकोश की एक साधना है हमारी, जिसमें अभी हम जो दिखाई दे रहा है हमारा शरीर, ये हमारा अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश को शांत करने के लिए, उसमें जो आपका मन भाग रहा है उसको शांत करने के लिए हमें कपाल भाती करना है। कपाल भाती आपके ब्रेन को भी ठीक करता है, मन के विचारों को भी ठीक करता है और आपके पेट को भी ठीक करता है। तो हम जैसे श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ये बहुत सरल अभ्यास नहीं है, ये बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और इसको जरूरी नहीं है कि आपको लगातार करना है, आप रुक जाइए लेकिन आंखें बंद रखें, स्पाइन को सीधा रखें। इसी के बाद दूसरा अभ्यास जो मैं प्रतियोगिता परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, उनको कितना ही तनाव हो, अगर वो 50 बार ये भ्रस्तिका का अभ्यास करते हैं, इसमें हम श्वास लेते भी हैं, ये अभ्यास जो है आपके अंदर के जो प्राणमय कोश यानी कि प्राण के आयाम को, प्राण को विस्तार देता है। और जैसी प्राण का विस्तार होगा आपका मन एकाग्र होने लगेगा। अगर ये 50 भी हम करते हैं तो मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों बहनों जो उसमें जा रहे हैं, अभी आपको तनाव है, आप केवल 2 मिनट करिए इसको, मन एकदम शांत हो जाएगा। मन शांत होगा, आपका गुस्सा कम होगा, इस पर हमने चर्चा की। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस ख़ास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे इस मंच में शामिल हुए, अपने विचारों को साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर प्रकृति से जुड़ना, अपने मन को सशक्त रखना और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के सफ़र पर आगे निकलने के अभ्यास को ही योग कहते हैं। और इसी प्रण के साथ आज हम आपसे विदा लेंगे कि अगर आपने अब तक योग शुरू नहीं किया है तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग एक बेहतर जीवन जीने की कला है। तो आज से ही हर रोज योग करें, तनाव भगाइए और एक स्वस्थ जीवन की ओर
कदम बढ़ाइए। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे, आंचल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।